उमेश गुप्ता लिखित निबंध संग्रह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय आमतौर पर समाज में लोगों के मध्य समता, एकता, मानव अधिकार की स्थापना करना है तथा व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना है। यह मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित है और प्रगतिशील कराधान, आय, संपत्ति के पुनर्वितरण के माध्यम से आर्थिक समतावाद लाना सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय समाज में सदियों से सामाजिक न्याय की लड़ाई आम जनता और शासक तथा प्रशासक वर्ग के मध्य होती आई है। यही कारण है कि इसे हम कबीर की वाणी, बुद्ध की शिक्षा, महावीर की दीक्षा, गांधी की अहिंसा, साईं की सीख, ईशा की रोशनी, नानक के संदेश में पाते हैं। सदियों से मानव सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में भटकता रहा है और इसी कारण दुनिया में कई युद्ध, क्रांति, बगावत, विद्रोह हुए हैं, जिसके कारण कई सत्ता परिवर्तन हुए हैं। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के विरुद्ध कार्य किया, उनकी सत्ता हमेशा क्रांतिकारियों के निशाने में रही है। इसलिए प्रत्येक शासक ने अपनी नीतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता प्रदान की है। इसे हम चाणक्य की राजनीति, अकबर की नीतियों, शेर शाह सूरी के सुधारों में देखते हैं। हमारा भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो धीरे धीरे बदलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। उसके बाद असमानता, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, रूढ़िवादिता समाज में उत्पन्न हुई, जिसका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया गया और फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर भारत को एक लंबी अवधि तक पराधीन रखा। लेकिन लोगों की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना से आज़ादी की लड़ाई लड़ने पर भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना, व्यक्ति का शासन, सोच की स्वतंत्रता, भाषण, प्रेस की आज़ादी, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, इसके लिए सर्वोच्च कानून बनाए जाने की आवश्यकता समझी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों को मसौदा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संविधान सभा की कई बैठकों के बाद भारत के संविधान की रचना की गई, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित अनूठा संविधान है, जिसमें सामाजिक न्याय को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। यह दुनिया का सामाजिक न्याय को दर्शित करने वाला एक प्रमाणिक अभिलेख है। हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी समस्त नागरिकों को तथा जीवन जीने की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान निर्माताओं ने की है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। भारतीय समाजवाद अन्य राष्ट्रों के समाजवाद से अलग है। यहाँ पर सत्ता समाज में निहित रहती है, परंतु उसका उपयोग समाज के हित के लिए हो, इसलिए सरकार नियंत्रण रखती है। सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य वितरण की असमानता को दूर करना तथा असमानों में समव्यवहारों में असमानता को दूर करना व कानून का प्रयोग वितरण योग साधन के रूप में समाज में धन का उचित बंटवारा करने में किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे संविधान के उद्देश्य का संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान किए जाने की गारंटी प्रदान की गई है। इसके लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में राज्यों को नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो राज्य की नीति का आधार स्तंभ बताए गए हैं। मूल अधिकार संबंधित भाग 3 अधिकारों का घोषणा पत्र, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स आदेश हैं, जिसके संबंध में न्यायाधिपति श्री भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1979 भाग 1 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 243 मामले में कहा है कि इन मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। उन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया था कि एक दिन सही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा। ये उस जाति के अवचेतन मन में अमिट तौर पर अंकित थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूरे 30 वर्षों तक लड़ाई लड़ी और संविधान अधिनियमित किया गया। तो जिन्होंने मूल अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति पाई, ये मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करने और ऐसी दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित हैं, जिनमें हर एक मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके।
वे मानव अधिकारों के आधारभूत ढांचे के आधार पर गारंटी का एक ताना बाना बुनते हैं और व्यक्तिगत स्वाधीनता पर इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्य पर नकारात्मक बाध्यता अधिरोपित करते हैं। सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने के लिए सर्वप्रथम हमारे संविधान में भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक लोक हितकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण कदम है, जिसके संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर का कहना है कि हम कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना और जनता के प्राण की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनसाधारण के सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसलिए राज्यों को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं ताकि वे इनका पालन करके जनता के हित के लिए आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में वह इन्हें शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी व्यवस्था है, जिसके संबंध में उनका कहना है कि हमारा संविधान संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करता है। संसदीय प्रजातंत्र से तात्पर्य है एक व्यक्ति एक वोट। हमारा यह भी तात्पर्य है कि प्रत्येक सरकार अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में तथा एक विषय के अंत में, जबकि मतदाताओं और निर्वाचक मंडल की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, कसौटी पर कसी जाएगी। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य यह है कि हम कुछ निश्चित लोगों को यह अवसर न दें कि वे निरंकुशवाद को कायम रख सके। जब हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है तो हमारी यह भी इच्छा है कि आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श भी स्थापित करें। प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास कोई निश्चित तरीका है जिससे हम आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। विभिन्न ऐसे तरीके हैं जिनमें लोगों का विश्वास है कि आर्थिक लोकतंत्र समझते हैं, और बहुत से लोग समाजवादी समाज की स्थापना को सबसे अच्छा आर्थिक लोकतंत्र मानते हैं, और बहुत से लोग कम्युनिज्म की स्थापना को सर्वोत्तम आर्थिक समाजवाद का रूप मानते हैं। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि आर्थिक लोकतंत्र लाने के विभिन्न तरीके हैं, हमने जो भाषा प्रयुक्त की है उसमें जानबूझकर नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी चीज रखी है जो निश्चित या अनम्य नहीं है। हमने इसलिए विविध तरीकों से आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श तक पहुंचने के लिए चिंतनशील लोगों के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा है। इस संविधान की रचना में हमारे वस्तुतः 2 उद्देश्य हैं। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र का रूप निर्धारित करना, और दूसरा, यह स्थापित करना कि हमारा आदर्श लोकतंत्र है और इसका भी विधान करना कि प्रत्येक सरकार जो कोई भी सत्ता में हो आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किए जाने के लिए नीति निर्देशक तत्व राज्यों को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। ये वे निर्देश हैं जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित हैं, जिनके अनुसार राज्य का कर्तव्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। उन्हें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करना है तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को बढ़ाना है। तभी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें सामाजिक न्याय की विवेचना विस्तार तथा व्यापक रूप से की गई है। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टीन ने नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। भारतीय संविधान प्रथम था और सर्वोपरि रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबंध या तो प्रत्यक्षता सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दशाओं की स्थापना करते हुए सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए या तो सीधे उपबंधित हैं, या फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य व्याप्त होते हुए भी सामाजिक क्रांति के लिए वचनबद्धता का जो मर्म है वह भाग 3 और 4 के मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। यह संविधान की आत्मा है। संविधान शास्त्रियों के अनुसार नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार यह कहना निरर्थक है कि नीति निर्देशक तत्वों का कोई महत्व नहीं है। मेरे विचार के अनुसार तो निर्देशक तत्व बहुत ही महत्व के हैं, क्योंकि उनसे यह प्रस्थापित होता है कि हमारा आदर्श लोकतंत्र है। हम यह नहीं चाहते थे कि बिना किसी ऐसे मार्गदर्शन के कि हमारा
आर्थिक आदर्श क्या है, हमारा सामाजिक संगठन किस प्रकार का हो, मात्र एक संसदात्मक प्रकार की सरकार संविधान में उपबंधित विविध साधनों के माध्यम द्वारा गठित कर ली जाए। अतः हम लोगों ने संविधान में जानबूझकर नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया है। इस सिद्धांत में व्यापक लोक साधारण के हितों की रक्षा की भावना सन्निहित है। इसी कारण संविधान के 25वें संशोधन द्वारा राज्यों को निर्देशक तत्वों के संबंध में विधि बनाए जाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है और इसके अनुसार निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने अनुच्छेद 38 में नया खंड 2 जोड़कर नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा गया है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक न्याय प्रदान किए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्देश दिए गए हैं कि क पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ख समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो। घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अंग कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। च बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पव्यय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में विधि शास्त्र का वितरण न्याय का सिद्धांत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए आर्थिक विषमता को समाप्त करना है। इसी कारण संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन को संवैधानिक लक्ष्य मानते हुए इसे मूल अधिकार के बराबर दर्जा दिया गया है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लोक प्रयोजन के लिए पारित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संबंधी अनेक उपबंध नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। क उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 43 क राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों व स्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। ख कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान किए जाने के लिए अनुच्छेद 41 राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह अपनी सामर्थ्य और विकास के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य साधक उपबंध करेगा। ग काम की न्याय तथा मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता का उपबंध करने के निर्देश देता है। यही कारण है कि आज 6 माह की प्रसूति अवकाश और 15 दिन पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। घ कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 राज्य से अपेक्षा करता है कि वह कर्मकारों को
काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कई राज्यों द्वारा सूती कपड़े बनाने वाली लघु सहकारी समितियों को छूट दी गई है। समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करने के लिए अनुच्छेद 46 इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य को जन के दुर्बलता और विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करने तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करने का निर्देश देता है। संविधान में भाग 3 में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक उपबंध हैं। अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने में बाधक नहीं होंगी। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता की गारंटी करता है और इसके संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है। किंतु राज्य उक्त वर्गों के व्यक्तियों के लिए यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है, नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है जो भारतीय समाज का एक महान कलंक था। अनुच्छेद 19(5) अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए इस अनुच्छेद के खंड घ, ग और च में प्रदत्त मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाता है। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण के लिए उपबंध किया गया है। भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 275 अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण हेतु राज्यों को केंद्र द्वारा सहायक अनुदान का उपबंध करता है। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन हेतु एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी तथा केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति किसी ऐसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होगा। अनुच्छेद 164 उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में आदिम अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्री का उपबंध करता है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, एंग्लो इंडियन और पिछड़े वर्गों के विशेष उपबंध, लोकसभा में सीटों के आरक्षण, राज्यों में नौकरी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग नियुक्ति आयोग, अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 347, 350, 350 क, 350 ख भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य को संविधान के अंतर्गत विशेष क्षेत्र घोषित कर उसके निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 45 अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य से राज्य को 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का निर्देश देता है। 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व माना गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अधीन शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है। किंतु उच्च शिक्षा पाने के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक
स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 47 के अधीन राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करें तथा विशिष्टया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करें। इसी कारण मुंबई राज्य द्वारा बम्बई मद्य निषेध अधिनियम लागू किया गया। गुजरात में भी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। बार डांस को प्रतिबंधित किया गया है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अनुच्छेद 39 का राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह विशिष्टया आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए तथा उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। इस प्रकार निःशुल्क विधिक सहायता शीघ्र परीक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं। लोक अदालत सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों के निपटारे का प्रयास किया जा रहा है। समाज कल्याण संबंधित निदेशक तत्व भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की ग्राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने संविधान में 73वें 74वें संशोधन शामिल किए गए हैं तथा गांवों में पंचायतों और शहर में नगर पालिकाओं को महत्व प्रदान किया गया है, जिसके संबंध में अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। इन संस्थाओं को नागरिक प्रशासन की शक्ति दी गई है। गांव में सड़क, गली, तालाब, कुआं का निर्माण करवाने, शिक्षा और सफाई की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्यों में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है। देश में पूंजी का सामान्य बंटवारा किए जाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। भूतपूर्व महाराज के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया है। जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमि जोतने वाले को भूमि स्वामी बना दिया है। राज्यों में खेतिहर किसानों मजदूरों की दिशा व दशा सुधारने अनेक कानून पारित किए गए। खेती की सीमा निर्धारित कर दी गई है। हमारे भारतीय समाज में बहुविवाह, मानव बलि, सती प्रथा, पशु हत्या सदियों से व्याप्त हैं, जिसे धार्मिक रंग देकर कानूनी वैधता अपने धर्म के नाम पर प्रदान की गई है, जबकि यह सभी कार्य सामाजिक बुराई में शामिल हैं और लोक आचरण के विरुद्ध हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की बात निदेशक तत्व में कही है और प्रत्येक विवाह के पंजीयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। अनुच्छेद 44 यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रफल में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास होगा। कृषि और पशुपालन का संगठन सुधारने के लिए अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयोग करेगा तथा विशेषतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक डेयरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। इसी कारण कई राज्यों ने गौवध अधिनियम पारित किए हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48 को यह अपेक्षा करता है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। इसके लिए कई राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर जैसी बहुआयामी योजना चल रही है। वनों को संरक्षित घोषित किया गया है। जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं और वन अपराध के कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 49 यह उपबंधित करता है कि राज्य कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का अधिकार होगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का टकराव रोकने पृथक्करण संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें कई राज्यों में अपनाया भी गया है।
अनुच्छेद 50 यह अपेक्षा करता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51 यह उपबंधित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राज्यों के बीच न्याय रखने का और सम्मानपूर्ण संबंधों के बनाए रखने का प्रयास करेगा, एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए मूल अधिकार भाग 3 में प्रदान किए गए हैं, जो वे आधारभूत अधिकार हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। ये अधिकार प्राकृतिक अपरिहार्य हैं, इसलिए इन्हें अप्रतिदेय माना गया है। यह सामाजिक न्याय के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। इनके बिना सामाजिक न्याय की प्राप्ति असंभव है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती के मामले में यह कहा गया कि मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण हैं। मूल अधिकार का प्रयोजन एक समतावादी समाज का निर्माण करना और समाज के उत्पीड़न या बंधनों से सब नागरिकों को मुक्त करना और सबके लिए स्वतंत्रता की उपलब्धि करना है। निदेशक तत्वों का प्रयोजन कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को नियत करना है जो अहिंसात्मक क्रांति द्वारा तत्काल प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहना पड़ा है कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य विवाद होने पर निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इन सिद्धांतों में व्यापक लोक साधारण के हितों की रक्षा की भावना सन्निहित है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय प्राप्ति के वे लक्ष्य हैं जो हमें प्राप्त करना है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हमें मूल अधिकारों के रूप में वे साधन दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानव के सुखी एवं उन्नत जीवन के लिए प्राकृतिक और अप्रतिदेय मूल अधिकार भाग 3 में संविधान में दिए गए हैं, जिसके संबंध में कहा गया है कि राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। संविधान के अनुच्छेद 13 में घोषित किया गया है कि भारत में प्रदत्त कोई भी विधि जिसमें अध्यादेश, आदेश, उपनिधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रावधान सम्मिलित हैं, वे मूल अधिकारों के असंगत नहीं होगी और उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। इसलिए कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो अथवा अन्यून करती हो। सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार दिया गया है और विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया गया है। समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार संविधान में समान न्याय का शासन प्रदान किया गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पद या अवस्था में हो, देश की समान विधि के अधीन रहता है। समान न्याय का सिद्धांत युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, वर्ग विभेद की अनुमति नहीं देगा। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। नैसर्गिक न्याय के नियम नैतिकता और सदाचार से उद्भूत हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये धारणाएं विधि शासन का अभिन्न अंग बन गई हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी समाज में विधिक नियमों के बनाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक आर्थिक न्याय सामाजिक नैतिकता की धारणा से उत्पन्न हुए हैं जो आर्थिक शोषण के विरुद्ध हैं, और विकसित समाज कालांतर में इन नैतिक और सदाचार के नियमों को विधिक नियमों में परिवर्तित कर लेता है। सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से प्रतिबंधित किया गया है। स्त्रियों और बालकों के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। राज्यों
को शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें नौकरी में विशेष आरक्षण, बाल श्रम रोकने, स्कूली शिक्षा प्रदान करने का विशेष अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकारों की रक्षा करना है, निगरानी रखना और उनमें सुधार के लिए सरकार को सिफारिश करना, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान में प्रवेश के लिए किसी निर्योग्यता दायित्व का प्रतिबंध के अधीन अनुच्छेद 15(2) के अनुसार नहीं रखा गया है। राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुच्छेद 15(4) में निर्देशित किया गया है। सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवा में अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर नौकरी में कोई अयोग्यता या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 325 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने से अयोग्य नहीं माना जाएगा। प्रत्येक 18 वर्ष के वयस्क को मताधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय समाज सदियों से रूढ़ि तथा अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त रहा है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटा गया है। इस सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 अनुच्छेद 17 के अनुसार बनाया गया है। अछूतपन के विरुद्ध गारंटी दी गई है। अछूतपन के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पूजा स्थल में जा सकता है, किसी घाट, पवित्र कुओं, तालाब, जलधारा, झरने में नहा सकता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न अयोग्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जन्म, रोग, मृत्यु से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों का अंत किया गया है। उपाधि तथा उपहारों पर रोक लगाई गई है ताकि सामाजिक असमानता अनुच्छेद 18 के अनुसार बनी रहे। संविधान किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। संविधान का यह अनुच्छेद 21 न सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि विधानमंडल के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। और विधानमंडल ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर सकता जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती हो। विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उचित, युक्ति युक्त, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। एक सुव्यवस्थित समाज के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनिवार्य है। कोई भी अधिकार आत्यांतिक नहीं हो सकते, इसलिए विधि का बंधक लगाया गया है। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता में वे सभी तथ्य शामिल हैं जो एक व्यक्ति को पूर्ण रूप बनाते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, पेशा, व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 21 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं केवल नागरिक को प्राप्त हैं जिन पर लोक हित में सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने, देश की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण के लिए युक्तियुक्त पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी मौलिक तथा प्रक्रिया संबंधी विधि के अंतर्गत लगाई गई है, जैसे शराब बनाना, नशीले पौधे उगाना, देह व्यापार करना आदि पर पाबंदियों को लगाया गया है। प्रेस की आज़ादी, फिल्मों में सेंसरशिप आदि समाज के कल्याण के लिए उठाए गए कदम। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता मात्र से नहीं है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाते हैं और उसके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक अवरोधों को हटाते हैं। व्यक्ति के निजी जीवन में किसी भी प्रकार का अपराधिकृत हस्तक्षेप, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सभी से संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ केवल मानव जीवन नहीं है
और यह न केवल शरीर के अंग भंग करने से निषेध करता है, बल्कि इसके अंतर्गत एकांतता का अधिकार भी शामिल है। यह केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार शामिल है। इसमें विदेश भ्रमण का अधिकार, व्यापार व्यवसाय का अधिकार, एकांतता का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, प्रदूषण रहित जल और वायु के उपयोग का अधिकार, लोकहितवाद प्रस्तुत करने का अधिकार, काम का अधिकार, वैधानिक रूप से पद मुक्ति का अधिकार, सड़क पर व्यापार का अधिकार, बेगार न करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 में मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने के अधिकार में लोक स्वास्थ्य को बढ़ाए रखने और उसमें सुधार करने का अधिकार भी शामिल है। एक स्वस्थ शरीर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना एवं सुधार के लिए कदम उठाना एक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 में प्राण शब्द से तात्पर्य मनुष्य का जीवन है, इसलिए इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन, जीवन यापन का उत्तम स्तर, कर्मकारों के काम के स्थान का आरोग्यपूर्ण होना तथा आराम का समय दिया जाना भी सम्मिलित है। इसमें कर्मकारों के काम की क्षमता में वृद्धि होती है। एक स्वस्थ कर्मकार ही अपने परिश्रम के फल का लाभ उठा सकता है। चिकित्सा सुविधाएं कर्मकारों के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक हैं। CSC लीबी बनाम सुभाष चंद्र बोस 1992 भाग 1 SCC 441 के मामले में यह आत्मनिर्धारित किया गया कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक मूल अधिकार है। कर्मकारों का स्वास्थ्य प्राण के अधिकारों का एक आवश्यक तत्व है और स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी से रक्षा नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है। श्रमजीवी महिलाओं का यौन शोषण, प्रतिकर एवं पुनर्वास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा गया है। हथकड़ी लगाने को प्रतिबंधित किया गया है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। मानव प्रतिष्ठा को आदर्श बनाया गया है। शारीरिक रूप से विकलांग, अंधे, अर्ध अंधे व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी का अधिकार है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको भागीदारी में उत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए उन्हें ब्रेल लिपि या लेखक की सहायता प्रदान करना सरकार का दायित्व बनाया गया है। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता के दियों को भी दी गई है। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता देना, उनका शीघ्र न्याय करना, शीघ्रता परीक्षण, एकांत कारावास, कैदियों को लोहे की बेड़ियां न लगाना, जेल में अच्छा खाना देना, व्यक्तियों को हथकड़ी न लगाना, परीक्षणाधीन कैदी को सिद्ध दोष कैदियों से दूर रखना, कैदियों से अमानवीय व्यवहार न करना, एकांतवास में अधिक अवधि तक न रखना, आवश्यक सुविधाओं से वंचित न रखना आदि के अधिकार बंदियों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में प्रदत्त अधिकारों की एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने बाध्य नहीं किया जाएगा। किए गए अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके कल्याण के लिए प्रदान किया गया है और व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक विकास हो, उसे अपने मानव होने का गर्व हो, इसके लिए अपराधी व्यक्ति को भी संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 22 में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार, अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तार किए जाने पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय के जोगेंद्र सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 1994 भाग 4 SSC 260 और DK वसु के मामले में दिशा निर्देश प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। आजीवन कारावास सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा मानववध करने पर केवल मृत्यु दंड संबंधित प्रावधान धारा 303 भादसा का मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 473 के मामले में विलोपित किया गया है। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति दी गई है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय को प्रतिकर दिलाने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 21 की
आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार जिसके बिना यह संविधान शून्य है, जो संविधान की आत्मा है, का प्रयोग किया जा सकता है। और यह अधिकार हमें मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करके सामाजिक न्याय प्रदान करता है। सामाजिक न्याय का प्रमुख स्रोत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके लिए न केवल दुखित व्यक्ति बल्कि लोकहित के लिए कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय द्वारा सामाजिक न्याय के लिए पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण, बंधुआ मजदूरी, अभिरक्षा में मौत आदि से संबंधित लोकहित याचिकाओं में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पारित कर सामाजिक न्याय के नए रास्ते खोले हैं। शोषण के विरुद्ध व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के क्रय विक्रय, बेगार एवं बलात् श्रम को प्रतिषेधित किया गया है। इन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नारी का क्रय विक्रय रोका गया है। बेगार प्रथा को समाप्त किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय समाज में यह दो महत्वपूर्ण कुरीतियां थी। भारतीय नवाब, राजा, जमींदार कमजोर वर्ग तथा गरीबों से बेगार लेते थे, उन्हें मजदूरी नहीं देते थे। गरीबी के कारण स्त्रियों का क्रय विक्रय होता था, जिस पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश में रिमूवल ऑफ सोशल डिसेबिलिटी एक्ट्स पारित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की सेवा करने के इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता कि वह अनुसूचित जाति का है, यदि वह उन्हीं शर्तों पर अन्य हिंदुओं के प्रति ऐसी सेवा करता है। संविधान में सामाजिक न्याय प्रदान किए जाने, धार्मिक कट्टरता को खत्म किए जाने, धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की है, जिसका अर्थ है कि राज्य का स्वयं अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना ही अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर वो भेदभाव करेगा। धर्म के मामले में तटस्थता बरती गई है। प्रत्येक धर्म को समान अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32, 226, 136, 141, 142 आदि में दिए गए हैं और नागरिकों को मूल अधिकारों को गारंटी के साथ सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने संबंधित उपरोक्त संवैधानिक उपबंध केवल संविधान के आईना में छवि बनकर रह गए हैं। लोगों का जीवन स्तर निम्न है, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अशिक्षा, अज्ञानता व्याप्त है। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय आम जनता से कोसों दूर है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए शीघ्रता और कठोरता से इस संवैधानिक उपबंधों को लागू किया जाना आवश्यक है। आज हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना आम जनता के लिए परिलोक की कहानी है। सामाजिक न्याय चुनावी मरुस्थल में मृग तृष्णा के रूप में जनता को दिखाया जाता है। सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने के नारे से भरे रहते हैं, लेकिन कोई भी दलगत, जातिगत, व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में न्याय प्रदान नहीं कर पाता है। देश की अधिकांश जनता गांव में रहती है। गांव में आज की भी आज़ादी के 65 साल बाद भी बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं का अभाव है। देश की आधी आबादी लगभग अशिक्षित है। 30% लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। एक समय का भोजन भी उनके लिए नसीब नहीं है। आज भी गांव की अधिकांश आबादी दिशा मैदान को जाती है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यदि 100 रुपये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाने बजट में प्रदत्त किए जाते हैं तो मात्र 10 रुपये इस काम में आते हैं और 90 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। यही कारण है कि आज इससे लड़ने का एक नहीं हजारों हजार बाबा अम्बेडकर देश को चाहिए। देश में आर्थिक न्याय का यह हाल है कि अमीरों और गरीबों के मध्य खाई बढ़ती जा रही है। आय, वेतन, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण है। प्रति व्यक्ति आय कम है। देश में भ्रष्टाचार के कारण शासकीय नीतियों का लाभ आम जनता प्राप्त नहीं कर पाती। भ्रष्टाचार का यह हाल है कि आज़ादी के बाद देश की सड़कों के लिए जितना धन दिया गया है उससे सोने की सड़कें बन सकती थीं तथा बांध और तालाबों पर इतना पैसा व्यय किया गया है कि उनकी दीवारें चांदी की बन सकती थीं। यही कारण है कि आज हम जनता का लाखों रुपए खर्च करके सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, धार्मिक अंधविश्वास जैसे कच्चे पथरीले रास्तों पर चल रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके अशिक्षा, बेकारी, गरीबी, भुखमरी के मध्य जी रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक न्याय सपने की बात लगती है। सामाजिक न्याय को जो अधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ था
वो आज भीख के रूप में मांगा जा रहा है। इसलिए यदि संविधान में दिए प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए, देश के नेता, अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी संविधान के अनुसार कार्य करें, तो देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान की उद्देशिका के अनुसार सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय गारंटी के साथ प्राप्त हो सकता है। देश में सामाजिक न्याय का प्रश्न हो तो 50% से अधिक आबादी अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अल्पशिक्षित है, जिसमें से आज़ादी के पूर्व के अधिकांश लोग जो अशिक्षित हैं वह अंगूठा छाप हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक भी सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद साक्षरता के नाम पर केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं। उन्हें अपने अच्छे बुरा समझने की शिक्षा अथवा ज्ञान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आज वे शोषण का शिकार हो रहे हैं। अशिक्षा के कारण उन्हें काम धंधा प्राप्त नहीं हो पाता और व्यापार व्यवसाय की कमी के कारण वे अपराध की ओर आकर्षित होकर आतंकवाद, नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। देश में असामान्य वितरण के कारण गरीबी व्याप्त है, जिसके कारण अपराध, हिंसा बढ़ रही है। सरकारी दमन चक्र के विरोध में नक्सलवाद, आतंकवाद पनप रहा है। देश में हजारों बेगुनाह प्रति वर्ष आतंकवाद का शिकार होकर मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। जहां तक देश में स्त्रियों की दशा का प्रश्न है तो वह दयनीय है। स्त्रियां संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं। आज भी स्त्री का जन्म होना बुरा माना जाता है, जिसके कारण भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके कारण देश के कई राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात में कमी आई है। स्त्रियों को आज भी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय, व्यापार, विवाह करने की छूट नहीं है। उन पर आज भी सदियों पुरानी रूढ़ियों और प्रथाओं के अनुसार कोई न कोई बंधन लगाए जाते हैं। आज भी अधिकांश देश में असंख्य बालक विवाह होते हैं। एक अकेली स्त्री का समाज में रहकर जीवन यापन करना मुश्किल है। उस पर अनेक प्रकार के लांछन लाद दिए जाते हैं। देश में गांवों में लोगों का जीवन स्तर निम्न है। मनोरंजन साधनों का अभाव है। अधिकांश लोग गांव में आज भी जुआ, शराब को मनोरंजन का साधन समझते हैं। गांव पानी लाने आज भी मीलों जाना पड़ता है। घरों में फ्लैश लैट्रिन नहीं है। लोग खुलेआम जानवरों की तरह निस्तार करने पर मजबूर हैं। देश में गांव में सड़कें नहीं हैं। शहर में सड़क की यह स्थिति है कि एक मर्द को भी प्रस्तुति दर्द एहसास करा देती है। बिजली नाम के लिए आती है, केवल मोहिनी के रूप में दर्शन देकर चली जाती है, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर खेती असिंचित रह जाती है। किसानों को समय पर खाद, बीज, पानी नहीं मिलता। इसके ऊपर से प्राकृतिक आपदा भी सहन करनी पड़ती है, जिसके कारण कई किसान कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या करते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है। लोगों को पढ़ने के लिए कोसों मील दूर जाना पड़ता है। बीमार पड़ने पर घंटों बाद शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तब तक अनेक लोग रास्ते में दम तोड़ चुके होते हैं। देश में न्याय व्यवस्था का हाल यह है कि न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी लंबी और महंगी है। पिता दावा लाता है, पुत्र निर्णय प्राप्त करता है, नाती निर्णय का निष्पादन करवाता है। सुलभ, सरल, शीघ्र, सस्ता न्याय केवल किताबों की बात है। न्यायालय मुकदमे के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। रोज नए नए कानून, अध्यादेश बन रहे हैं और अदालतों में काम का बोझ बढ़ रहा है, जिसके कारण न्याय समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा, जबकि आम जनता का विश्वास केवल न्यायपालिका पर है। इसके लिए ज़रूरी है कि नई न्यायिक प्रणाली विकसित की जाए। जांच, विचारण, अन्वेषण में नई वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। अधिकांश मामले न्यायालय के बाहर सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जाएं, तभी सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय लोगों को प्राप्त हो पाएगा। जहां तक राजनीतिक न्याय की बात है तो वह वोट और नोट के बीच बट गया है। दागी छवि वाले चुनाव में खड़े हो रहे हैं। धन बल, बाहुबल के आधार पर चुनाव जीता जाता है। राजनीति में व्याप्त गंदगी में कोई शरीफ व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहता। बोले भटके कोई ऐसा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर जाता है तो उसे वोट की राजनीति बाहर कर देती है। गुप्त मतदान का प्रावधान दिया गया है, लेकिन लोगों के वोट नोट और बंदूकों के साए में डलवाए जाते हैं। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर वोट खरीदे जाते हैं। गांव में लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। गांव के गांव बंधक बना लिए जाते हैं। देश में चुनाव युद्ध की तरह लड़ा जाता है और नाजायज तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव में प्रत्याशी की बौद्धिक योग्यता को देखकर लोग वोट नहीं देते, उसकी ताकत और पार्टी की क्षमता को देखकर वोट दिए जाते हैं। चुनाव में खड़े लोगों को देखकर कई लोग वोट नहीं देने जाते। इसके लिए ज़रूरी है कि घर बैठे वोट इंटरनेट के माध्यम से डाले जाने की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक व्यक्ति का नाम
उसके वयस्क होने के साथ ही मतदाता सूची में अपने आप जोड़ा जाए। मतदान को अनिवार्य किया जाए। जिस प्रकार वोट डालकर प्रत्याशी को चुना जाता है, उसी प्रकार उसी प्रतिशत से चुने गए प्रत्याशी को क्षेत्र में काम न करने की दशा में वापस बुलाए जाने का अधिकार भी जनता को प्रदान किया जाए। यह देखा गया है कि जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद 5 साल के बाद अपना क्षेत्र में शक्ल नहीं दिखाते, क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए लोकतंत्र में, जिसमें जनता का राज्य है और जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि जनता में से चुनकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जनता के द्वारा वापस बुलाए जाने का अधिकार भी संविधान में प्रदान करना चाहिए। देश में आर्थिक न्याय का यह हाल है कि गरीब और अमीर होता जा रहा है। शेयर बाजार देश का व्यापार व्यवसाय पर बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, औद्योगिक घरानों का राज्य है। सरकार का अति आवश्यक वस्तुओं दाल, शक्कर, आटा के बाजार भाव पर नियंत्रण नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल जैसे अति आवश्यक वस्तुओं के दाम सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं। शेयर बाजार में कम दाम पर कंपनी के एफपीओ निकाले जाते हैं, बाद में उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जबकि उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती है तो वही कंपनी दूसरों से खरीदवा कर उन्हें बाद में बेचकर अधिक पूंजी जुटाकर शेयर की कीमत कम कर देती है, जिससे लोगों की मेहनत मजदूरी की पूंजी डूब जाती है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज जहां देखो वहां चीट फंड कंपनियां कार्य कर रही हैं और अधिक ब्याज का लोभ लालच देकर लोगों के पसीने की कमाई जमा करवा देती हैं और बाद में उन्हें हड़प कर गायब हो जाती हैं। देश में जमा पर नाम मात्र का ब्याज सरकारी बैंक देती है, जबकि वही बैंक लोगों का बढ़ी हुई ब्याज दर पर ऋण देती है। इसलिए उसी ब्याज दर पर बैंक को भी लोगों को जमा पर ब्याज देना चाहिए, जिससे लोगों का रुझान सरकारी बैंकों की तरफ बढ़ेगा। जहां तक राजनीतिक न्याय का प्रश्न है तो व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति की जा रही है। विधायिका के सदन ऋण भूमि बन जाती हैं, वहीं पर वाक युद्ध लड़ा जाता है। लोगों रुपए खर्च होने के बाद देश की संसद में कोई काम नहीं हो पाता। यदि संसद और विधायक का वाद बढ़ जाने का प्रश्न है तो सभी सांसद विधायक बहुमत से उसे सर्वसम्मति से पारित कर देता है। लेकिन यदि आम जनता को राजनीतिक न्याय दिलाने की किसी भी बिल को पेश किया जाने की बात हो तो उस बिल में हजारों अड़ंगे लगाए जाते हैं। जहां तक देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का प्रश्न है तो तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय प्रदान करने में पूर्णतः असफल हैं। न्यायपालिका काम के बोझ से दबी है, संसाधनों का अभाव है, आधारभूत ढांचा अभी भी अंग्रेजों के ज़माने का है। एक तथ्य को कई बार प्रमाणित करना पड़ता है, जिसके कारण लोग न्याय प्रदान करने में हिस्सा नहीं ले पाते। विधायिका भी धर्म और जाति की राजनीति में उलझकर ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है। व्यक्तिगत हितों और परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की आम समस्या पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। सांसद और विधानसभा का समय आपस की बुराइयों और लड़ाइयों में निकल जाता है। कार्यपालिका का प्रश्न है तो वह पैर से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहां पर कोई भी कार्य विधि और नियम के अनुसार नहीं होता। सभी का काम व्यक्ति को हैसियत के अनुसार किया जाता है। यही कारण है कि आज सामाजिक न्याय जो लोगों को अधिकार स्वरूप प्राप्त होना था, उसकी भीख मांगी जा रही है। यदि संविधान के अनुसार कार्य किया जाए तो सामाजिक न्याय दूर की बात नहीं है। शाम के अंधेरे के बाद सुबह होती है, रास्ता भूले लोग अपने घर वापस आते हैं। यदि व्यक्तिगत हित छोड़कर देश हित में संविधान के अनुसार कार्य किया जाए तो सामाजिक न्याय परिलोक की बात नहीं है।